नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे सामान्य हिंदी का सेट नंबर 2 और व्याख्या के सहित आपको चीज़ों यहाँ पर जो है बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बोला गया है, निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबंध जो बोली हैं बोलियों के साथ सुमेलित करना है। तो वर्ग आपका दिया हुआ है, बोलियाँ दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन आता है, इनमें से तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत इसमें से आपका बुंदेली आता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ए को मिला देंगे इससे। उसके बाद पूर्वी में कौन सा आता है, पूर्वी हिंदी में आपका बघेली आ जाता है। और बिहारी हिंदी में कौन आ जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका मगही आ जाता है। ठीक है, और राजस्थानी आपकी मेवाती के अंतर्गत आ जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप सबसे पहले इसी को पकड़ के चलिए तो डी का ए किसके साथ मिला हुआ है, तो देखिए सिर्फ यही मिला हुआ है, बाकी आप मिलान कर लीजिए। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि देवनागरी लिपि है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस है उसमें से आप इनमें से कोई नहीं चुनेंगे। देवनागरी लिपि है और जो है राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। 343 जो है अनुच्छेद है जिसमें ये सब जो है डिस्कशन किया गया या उसमें है। ठीक है, साथ ही साथ देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है अगर पूछ दे तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। खरोष्ठी जो लिपि है वो दाएं से बाएं, जैसे हम लोग इधर से लिखते हैं ना, यहाँ से लिखना बाएं से लिखते हैं, दाएं जाते हैं। खरोष्ठी लिपि दोस्तों दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इधर आएंगे। ठीक है, ये सब पॉइंट्स याद होना चाहिए। देवनागरी लिपि में दोस्तों जो है अगर बात करेंगे इनमें से कोई नहीं ऑप्शन रहता तो हम ब्राह्मी लगा सकते थे, लेकिन देवनागरी लिपि लिखा जाता है, याद रखिएगा। और ब्राह्मी से ही दोस्तों, ब्राह्मी लिपि से ही इसका विकास हुआ है देवनागरी लिपि का, याद रखिएगा। ठीक है, बाएं से दाएं इसमें लिखते हैं देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट देखिए, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, इसमें देखिए स की आवृत्ति हुई है। कौन सा अलंकार है इसमें, तो अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास में मैंने बताया था कि स की मतलब कोई भी एक अक्षर का वर्ण का आवृत्ति हो जाएगा। तो इसमें देखिए स का आवृत्ति आपको दिख रहा है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा में मनहु जनहु से पकड़ लेंगे। रूपक में दोस्तों अभेदता दिखा देगा। ठीक है, चंद्रमा को मुख सा नहीं बताएगा, वही बता ही देगा, मुख चंद्रमा बता देगा डायरेक्ट। ठीक है, तो और दोस्तों जो है यहाँ पर ऑप्शंस और भी देखें, जैसे क्वेश्चन देखें, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो देखिए राम रतन धन, तो यहाँ पर दोस्तों जो है क्या बता दिया गया है, यहाँ पर डायरेक्ट दोस्तों जो है क्या बता दिया गया है, अभेदता, राम रतन धन, यानी इसको धन बता दिया गया। धन धन सा राम का रतन नहीं है, वो डायरेक्ट बता दिया गया है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल्स के द्वारा करते रहेंगे। ठीक है, क्या होता है, उपमेय को उपमान का रूप ही मान लिया जाता है या अभेदता बता दिया जाता है। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है, नीति निपुण मतलब नीति में निपुण। तो में से दोस्तों क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास का ये भेद है, क्या हो जाएगा, जो है अधिकरण हो जाएगा। में या पर जो होता है वो अधिकरण समास मतलब तत्पुरुष समास का ही ये पार्ट है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों कारक वाला अगर आप पढ़ेंगे ना, तो कारक वाले में मैंने ये सब बताया था, में से पर से कैसे आप पकड़ेंगे, कौन सा समास होगा। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, बहुब्रीहि समास में होता है जो है उत्तर पद और पूर्व पद से कोई मतलब नहीं है, किसी जो है अन्य पद की तरफ इंडिकेशन होता है, जिससे कि पर्यायवाची होते हैं। जैसे आपका दशानन, लेकिन दशानन में 10 है, लग रहा है कि द्विगु होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो रावण को इंडिकेट कर देता है। ऐसे ही आपके होते हैं। द्वंद्व में मतलब उल्टा होता है, जैसे माता पिता रहेगा और योजक चिन्ह के बीच में जुड़ा रहेगा। ठीक है, माता और आपका योजक चिन्ह लगा रहेगा, फिर पिता हो जाएगा। ऐसे ही आपका दिन रहेगा और योजक चिन्ह रहेगा, रात हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका जोड़ा बिलो में दिया रहता है। द्विगु में आपका जैसे चौराहा तिराहा ये सब मतलब अंक वाला आ जाएगा, चारपाई। नेक्स्ट देखिए, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुनिए क्या बात हो रहा है यहाँ पर दोस्तों। जो कोष्टक चिन्ह है, ठीक है, कोष्टक चिन्ह क्या करते हैं, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कोष्टक याद रखिएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें दोस्तों बात करेंगे, इसमें अगर इसमें दोस्तों देखेंगे, अगर आप उद्धरण चिन्ह की बात करें तो उद्धरण चिन्ह आपका एक ऐसे रहता है। ठीक है, और
अगर बात करेंगे उद्धरण में दो ऐसे रहता है, अगर इकहरे रूप में प्रयोग हो रहा है तो ये भी आपका कहीं कहीं आपको उद्धृत किया हुआ चीज दिखता है, तो ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। अवतरण कहीं से लिया गया है तो उद्धरण चिन्ह का वहां पर उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, संधि विच्छेद करना है किसका, पुष्पांजलि का। पुष्पांजलि का हो जाएगा पुष्प धन अंजलि, तो पुष्प धन है, ये धन वाला सिंबल इसमें छूट गया है, तो पुष्प धन अंजलि इसमें जी देखिए ऑप्शन नंबर आपके ए में सही है। पुष्पा कर दिया ये गलत हो जाएगा, पुष्प धन अंजलि कर दिया ये भी गलत है, पुष्पजलि भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों दीर्घ का है, जैसे ये आपका क्या दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। जैसे दीर्घ में बड़ा वाला आ जाता है तो वैसे ही पता चल जाता है, मतलब अ और अ मिलेंगे तभी भी आ मिलेगा, आ बन जाएगा, और आ और प्लस अ मिलेगा, या आ प्लस आ मिलेगा तभी भी आ, मतलब बड़ा वाला बन जाता है उसमें, ठीक है। तो संधि विच्छेद वाले में मैं आपको इसको अच्छे से बता दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर जो भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। ध्यान से सुनिए क्या बात हो रही थी, बात यहाँ पर ये हो रही है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग, कौन सा चीज है जिसका प्रयोग होता है सरकारी स्तर पर अधिकतर जो भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। इसको कहते हैं, याद रखिएगा, अधिसूचना, अधिसूचना कहते हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अधिसूचना का जो प्रयोग होता है सरकारी स्तर पर अधिकतर जो भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में ये होता है। नेक्स्ट बात करेंगे ने, कर्ता ने, पहले ही मैंने कारक में बताया था कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कर्ता ने यहाँ पर हो जाएगा, कारक चिन्ह किसका है, कर्ता का है, ठीक है। तो आपका ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संप्रदान अपादान, तो संप्रदान के लिए कारक चिन्ह क्या होता है, से या अरे सॉरी के लिए होता है, और करण के लिए क्या होता है, से या द्वारा, और कर्म को होता है कर्ता ने, ऐसे याद करते हैं, कर्ता ने कर्म को, करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए, ठीक है, या हेतु, ठीक है, ये ऐसे लगाते हैं। अपादान मतलब अलग होने की दृष्टि में रहेगा, अधिकरण में पर या में रहेगा, ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है। संबोधन हे, अरे भो, ऐसे करके रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल, आसन्न वाला क्या होता है, तो आसन्न जो होता है ना तुरंत खत्म हुआ रहेगा, ठीक है, तुरंत अभी खत्म हुआ रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, मैंने आम खाया है, इसमें क्या है, अभी तुरंत दोस्तों जो है आसन्न भूतकाल, ठीक है, इस जिस काल में क्रिया की समाप्ति निकट भूतकाल या तत्कालिक रूप से सूचित होती है तो इसको कहते हैं आसन्न भूतकाल, देखिए, ठीक है। यानी आम तो खा चुके हैं, काम हो गया, लेकिन आसन अभी हुआ है तभी ये बोल रहा है। नेक्स्ट देखिए, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल भेद, जाएगी यानी वर्तमान का टी है, वर्तमान का टी, यहाँ पर भविष्य और संभाव्य है और समान है, सामान्य है और संभाव्य है। तो इसमें दोस्तों अगर आप देखिए तो सामान्य की बात हो रही है, संदिग्धता रहता मतलब बारिश होगी नहीं होगी ऐसी चीज़ें, तो आप उसको कर सकते हैं संभाव्य, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या है, सामान्य बात है, ये प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है, तो घर जाऊंगा गा, अच्छा यहाँ पर काल नहीं पूछा है, कौन सा वाक्य है ये पूछा है। तो दोस्तों देखिए, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा में घर जाऊंगा संज्ञा का दोस्तों उपवाक्य है, किसका, संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य शब्दों के वह समूह हैं जो अपना विशेष उद्देश्य और विशेष विधेय रखते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वाले में आपको जो है उद्देश्य और विधेय समझाया था, ठीक है। तो दोस्तों उद्देश्य जो हो जाता है वो ये रहता है, और जो अगर बात करेंगे इसमें समझना है आपको, तो दोस्तों ये क्या होता है कि ये क्या होता है, अपना एक जो दोस्तों जो है विशेष उद्देश्य और विधेय रखेगा, और एक संज्ञा का कार्य, मतलब ये अलग है लेकिन एक ही संज्ञा के लिए दोस्तों कार्य करता है, विशेषकर कर्म का कार्य होगा। और मेन इंपॉर्टेंट इसको पहचानने का ये है कि की से ये प्रारंभ होता है। जैसे देखिए, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। संज्ञा कौन है, राम है, इसी के लिए मैं उपवाक्य करके बनाया गया है, ठीक है। तो आप पकड़ लिए, संज्ञा उपवाक्य, ए राइट आंसर होगा।
कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, दो होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक होता है सकर्मक, सकर्मक, और एक होता है अकर्मक, एक होता है अकर्मक। तो अकर्मक और सकर्मक आपके होते हैं, ठीक है, कर्म के आधार पर। नेक्स्ट बात करेंगे भोर का तारा। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? तो भोर का तारा एकांकी के लेखक जो है वो माथुर जी हैं, जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसी कोणार्क है, कोणार्क जो कि बहुत बार एग्जाम में आता है। ओ मेरे सपने, ओ मेरे सपने भी इन्हीं का जो है रचना है। उसके बाद सारदियाँ, सारदियाँ, और 10 तस्वीरें, 10 तस्वीरें, और एक है पहला राजा, पहला राजा। ये सब इनके जो है क्या है, रचनाएं हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर जी का है, और इनकी और है जिसे ये एकांकी है, और जैसे कोणार्क है, ओ मेरे सपने हैं, सर्दियाँ हैं, और सारदियाँ हैं, और 10 तस्वीरें, पहला राजा, इनकी और रचनाएं हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में विधेय विस्तारण उद्देश्य क्या हो जाएगा? मैंने पहले आपको बताया था, जहां आपका संज्ञा है उसको विधेय उद्देश्य पकड़ लीजिए, और बाकी का आपका दोस्तों जो है क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। लेकिन समझिएगा यहाँ पर विधेय और उद्देश्य तक की बात नहीं है, बात यहाँ पर हो जा रही है विस्तारण तक की। किसकी हो जा रही है? विस्तारण तक की यहाँ पर बात हो जा रही है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, मेरा छोटा भाई प्रशांत, यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका उद्देश्य, उद्देश्य विस्तारण का ही है, और इसके बाद का आपका हो जाएगा विधेय विस्तारण। तो धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, तो धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है में यहाँ पर आपका धार्मिक पुस्तकें दोस्तों यहाँ पर विधेय विस्तारण हो जाएगा। पढ़ता है आपका विधेय हो जाएगा, विधेय विस्तारण पूछा था तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। धार्मिक पुस्तकें अधिक तक, ये आपका क्या हो जाएगा, विधेय विस्तारण हो जाएगा ये, ठीक है। पढ़ता है जो है आपका विधेय हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब तो पकड़ लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताना है, मतलब सही विलोम दिया हुआ है। विराग का होता है अनुराग, अनुराग होता है इसका। विराग का चिराग कर दिया है क्या? विराग का चिराग कर दिया है। विराग का विलोम होता है अनुराग। विराग का विलोम अनुराग। और दोस्तों जो है सरस का होता है, सरस का होता है नीरस। सरस का क्या होता है विलोम? नीरस। तो ये दोनों गलत है, शुद्ध वाला बताना है। संयुक्त का जो होता है वो वियुक्त, संयुक्त का जो विलोम होता है वियुक्त होता है, और ये तो सही है। अर्वाचीन बहुत बार आ चुका है, इसका विलोम होता है प्राचीन। तो अगर बात करें तो एक गलत, दो गलत और तीन, यानी इसका राइट आंसर जो है संयुक्त का वियुक्त बी वाला सही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप याद रखिएगा, विराग का अनुराग होता है, सरस का आपका नीरस होता है, अर्वाचीन का प्राचीन विलोम होता है। अर्वाचीन मतलब ये नवीन की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है, गलत वाला बताना है। पाठशाला, स्कूल, स्कूल और विद्यालय एक ही बात है, सही है। नारी, महिला, औरत एक ही बात है, सही है। कौन सा सही नहीं है वो बताना है। पहाड़, पर्वत, पुस्तक यही गलत है। आग, अग्नि, अनल ये भी सही है, तो यही वाला गलत है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, तो वहां पर कृत वाच्य हो जाएगा। ऐसे ही कर्म लिखा रहेगा तो कर्म वाच्य वहां पर हो जाएगा, और भाव से रहेगा तो भाव वाच्य हो जाएगा। तीन प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्ता मतलब कृत जिसको कहते हैं, कर्म और भाव। तो यहाँ पर आपका कर्ता के हिसाब से है, तो यहाँ पर कृत वाच्य हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। जिसे लड़का खाता है, क्या खा रहा है? तो लड़का खाता है, इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, करता ही केवल करता ही है, तो यहाँ पर कृतवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कृपण और कृपाण। ध्यान सुनिए, कृपण तथा कृपाण शब्दों का अर्थ बताना है क्रमशः में।
तो कृपण मतलब इसके मतलब क्या होता है, कंजूस होता है, तो धनवान काट दीजिए, कंजूस हो जाएगा। और इस कृपाण का मतलब होता है कटार, तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए कटार और कंजूस इसमें भी दिया है, लेकिन क्रमशः जो लिखा होता है ना, क्रमशः, इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये कृपाण लिखा हुआ तो वहीं पर ये आएगा और ये यहीं पर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसा तो ये है नहीं, उल्टा है। कृपण का मतलब यहाँ कंजूस होना चाहिए था और यहाँ होना चाहिए था आपका कटार, तो इस हिसाब से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सुशिक्षित में, आपको बताना है उपसर्ग। तो सुशिक्षित में सु लगा हुआ है पहले आगे, उपसर्ग मतलब आगे लगा हुआ, प्रत्यय माने पीछे लगा हुआ। सु का जो अर्थ होता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, सु का अर्थ होता है सुखी, अच्छा, सरल, अच्छा भी होता है, सरल भी होता है और विशद भी होता है, विशद भी होता है, याद रखिएगा ये सब होता है। तो इसका उपसर्ग लगा हुआ है सुशिक्षित में। नेक्स्ट देखिए, अचूक का विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। तो अचूक क्या होता है, निशाना होता है, अचूक निशाना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। अचूक विशेषण के साथ संज्ञा, उपयुक्त संज्ञा क्या होगा, अचूक निशाना। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है, तालु वाला जिसका नहीं है वो बताना है। तो च वर्ग आपका तालु होता है, क वर्ग जो होता है कंठ होता है, तो ये कंठ है, नहीं है बोला है, तो कंठ वर्ग के अंतर्गत ये आता है, तो ये बिल्कुल यही वाला सही हो जाएगा। च वर्ग, च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया, ये सब क्या है, तालु है या तालव्य है, तो यही ये सब हैं, ये नहीं है तो आपका क लगाना था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है। तो मैंने बताया जो च वर्ग के हैं वो तालु हैं, होता है, तो क वर्ग का है तो कंठ है ये। उसके बाद देखिए ये च वर्ग का यही है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ट वर्ग का है तो मूर्धा हो जाएगा, ट ठ ड ढ, तो मूर्धन्य या मूर्धा कहते हैं इसको, ठीक है। अब प फ भ म ब भ म, तो ये आपका उसका है तो ये होगा ही नहीं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो जैसे कि महाप्राण को मैंने बताया था कल्प प्राण और महाप्राण, जैसे क है, ख है, ग है, घ है, अंग है। तो देखिए अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, ऐसे चलता है। तो ये पहला, तीसरा और पांचवा जो है अल्प प्राण हो जाएगा। तो महाप्राण कौन सा है, यानी दूसरा और चौथा होना चाहिए। तो त पहला आता है, ये तो होगा नहीं, त थ द ध शुरू करते हैं, त थ द, ये भी तीसरा आता है तो ये भी नहीं होगा, पहला ये भी नहीं होगा, ये अल्प प्राण हो जाएंगे। अब देखिए प फ ब भ, ये चौथा आता है तो बिल्कुल ये वाला महाप्राण हो जाएगा। और म फिर पांचवा आता है तो ये भी नहीं होगा, ये पांचवा आता है, ये चौथा है तो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको कहते हैं निर्मम, निर्मम। देखिए निर्दय और निर्मम में क्या दिक्कत है, जिसके हृदय में दया नहीं रहेगा, दया नहीं रहेगा तो इसको कहेंगे निर्दया, ठीक है, या निर्दय। और अगर ममता नहीं रहेगा तो निर्मम कहेंगे, ठीक है। याद रखिएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये था सेट नंबर 2। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा और ऐसे प्रैक्टिस सेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और प्लेलिस्ट चेक करते रहिए। हम उसमें एक एक जो है नए नए वीडियोज़ ऐड करते जा रहे हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।